Hello everyone, very good evening and welcome to the class. ओके सो आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी स्टार्टिंग मैंने प्रीवियस क्लास में करी थी, है ना। मैंने पढ़ाया भी था तुम लोगों को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉजेस स्टेटमेंट, ठीक है। सो आज के क्लास में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लाइक बेसिक्स तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सो वी विल गो मोर इनटू डिटेल। नाउ व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और सॉर्ट ऑफ रिवीजन समझ लो। सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर हमारे पास, इफ वी हैव अ सिस्टम, कोई भी इंजन है, सिस्टम, कोई भी इंजन किस चीज से बना होगा? किसी सिस्टम से बना होगा। सो इफ वी हैव अ सिस्टम एंड इफ वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम, अगर हमने सिस्टम को एनर्जी दिया सर्टेन अमाउंट ऑफ, ठीक है, एंड देन ये सिस्टम क्या करेगा? मैंने उसको एनर्जी दिया, ये सिस्टम हमें काम करके देगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सारा के सारे एनर्जी जो हमने उसको दिया है वो उसको वर्क में कन्वर्ट कर सके। दिस इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी अच्छे से अच्छा सिस्टम ले लो, अच्छे से अच्छा इंजन ले लो, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है ये। यानी कि दिस इज अगेंस्ट नेचर। नेचर के अंदर कोई भी सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है वो सारे दिए हुए एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और अगर वो सारे को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हीट को सराउंडिंग की ओर फेंक देगा। जैसे तुम लोग अगर मोटरसाइकिल यूज किए होगे या देखे भी, मीन्स देखा तो सबने है ऑब्वियसली। अगर तुमने मोटरसाइकिल के इंजन को टच किया होगा बहुत ज्यादा ड्राइव करने के बाद, तो यू कैन सी वो थोड़ा गर्म होता है ना। क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसको जो भी तुमने एनर्जी दी, वो एनर्जी से वो चल रहा था, बट एट द सेम टाइम वो कुछ एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा था, और वही उसी एनर्जी की वजह से जो सिस्टम है वो गर्म हो गया। ठीक है। सो दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। सो नेचर में ये देखा गया है कि क्यू इन कांट बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, यानी क्यू आउट कांट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके। और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग हीट इंजन को पढ़ते हैं। हीट इंजन का बेसिकली काम क्या है? हमें वर्क करके देता है ये। सो कल प्रीवियस क्लास में भी मैंने तुम लोगों को बताया था, दो टेम्परेचर होगा, एक T1 एक T2। सो एक को हम बुलाते हैं हॉट रिजर्वायर, ठीक है। सो हॉट रिजर्वायर है, और ये क्या है? तुम्हारा कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर एंड हॉट रिजर्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या है? तुम्हारा सिस्टम है। सिस्टम को हमें क्या देना होता है? हीट इंजन के केस में हीट देते हैं, ठीक है। सो हीट दे रहे मीन्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगा हमेशा। सो हॉट रिजर्वायर से हीट कहाँ गया? सिस्टम को गया। इसको Q1 बुला लो। अब ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम कुछ वर्क करके हमें देगा, डन, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी। बट वॉट एवर बी इट्स कैपेसिटी, कुछ ना कुछ हीट वो सराउंडिंग को दे देगा। ये कोल्ड रिजर्वायर यहाँ पे सराउंडिंग हो सकता है, ठीक है। सो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट वो किसको दे दिया? सराउंडिंग को दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है ना, इसके अंदर जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। वो कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। अब सपोज कर लो, अगर कोई भी प्रोसेस साइक्लिक है, मैं पीवी कर्व बना रही हूँ, यानी कि इस सिस्टम के अंदर हीट देने से पहले, Q1 अमाउंट ऑफ हीट देने से पहले सिस्टम के अंदर जो भी गैस है उसका कोई स्टेट रहा होगा। सो उसके स्टेट को P1 V1 T1 मान लो। अब क्या हुआ? यहाँ से स्टेट चेंज हुआ होगा, लेकिन वापस से वो सेम स्टेट पे आया होगा, क्योंकि प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक है। सो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है, यानी कि टेम्परेचर सेम है। और अगर सॉरी, अगर टेम्परेचर तुम्हारा सेम है तो क्या चेंज नहीं होगा? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। इसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? सिस्टम का जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है? साइक्लिक है, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिंस टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल सेम है, इसलिए चेंज इन
इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हीट डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा यू तो जीरो है क्योंकि प्रोसेस इज साइक्लिक हियर, एंड डेल्टा क्यू क्या है, मैंने तुम लोगों को साइन कन्वेंशन बताया था। सो साइन कन्वेंशन क्या होता है, हीट के लिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है, अगर तुम सिस्टम को हीट देते हो तब वो पॉजिटिव होता है, और सिस्टम से हीट निकलता हुआ क्या होता है, नेगेटिव। सो यहाँ पे Q1 के लिए अगर साइन कन्वेंशन आप यूज करोगे तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे, पॉजिटिव, और Q2 के लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे, नेगेटिव, है ना। क्योंकि ये फिजिक्स में कहा जाता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि फिजिक्स में हमारा टारगेट ही ये होता है कि हम हीट देना चाहते हैं और उससे हम वर्क लेना चाहते हैं, इसलिए heat given to the system is positive and work done by the system is positive. On the other hand, heat getting released by system is negative and work being done on the system is negative. डन। सो फिजिक्स में जो हमारा इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव मानेंगे, जो हमारे इंटरेस्ट के ऑपोजिट है उसको क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव। ठीक है। सो यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ हीट बीइंग गिवन टू द सिस्टम क्या लिखोगे, Q1 माइनस Q2, है ना। Q1 हीट हमने दिया प्लस Q1, Q2 heat release हो गया minus Q2. So total amount of heat being given to the system is how much, Q1 minus Q2, and this will be equal to W. So first law of thermodynamics को use करके हमें ये समझ में आया, और प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोगों को एफिशिएंसी बताया था, एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन इफ यू टॉक अबाउट, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है। सो यहाँ पे हीट इंजन का फंक्शन क्या है, आउटपुट क्या होगा, जो हमें चाहिए वो आउटपुट होता है। हमें क्या चाहिए इंजन से, हमें ये चाहिए कि इंजन हमें वर्क करके दे। सो आउटपुट के जगह पे क्या लिखोगे, वर्क लिखोगे। और इनपुट क्या है हमारा, इनपुट क्या दे रहे हैं हम सिस्टम को, हीट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, Q1। सो यहाँ पे लिखोगे Q1। अगेन W को क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2। सो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इज द एफिशिएंसी, और अगर इसको ब्रेक करोगे सो Q1 by Q1 1 हो जाएगा, 1 minus Q2 by Q1। दिस इज योर व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, किसी को डाउट है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। तो कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी अभी हमने ये देखा कि जो हीट इंजन है उसका एफिशिएंसी कितना आया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर एक ऐसे ब्रैकेट बना लो, बात करते हैं एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी मेरा आया कितना, 1 माइनस Q2 बाई Q1। और ये एफिशिएंसी 1 कब होगा, जब Q2 0 होगा, Q2 0 हो नहीं सकता, यानी कि एफिशिएंसी कांट बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, राइट। सो एफिशिएंसी 1 तो नहीं हो सकता, बट 1 से क्लोज कर सकते हैं, नियर अबाउट। यानी कि हमें यहाँ जो सिस्टम लिया है और इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हमारा Q2 का वैल्यू कम से कम हो। अगेन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने तुम लोगों को दो प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग में, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, और इरिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब कि उस प्रोसेस में लॉस काफी होता है ना। जैसे अ, मैंने कंपेयर भी किया था, जैसे कोई चीज अगर फ्रिक्शन कंटेनिंग सरफेस पे चल रहा है, तो सपोज कर लो यहाँ पे एक कार है और वो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी तक गया, ठीक है। और ए पॉइंट पे जब था तो उसकी टायर की कंडीशन कुछ और थी, बी तक गया और वापस वो ए के पास आ गया, तो क्या उसकी टायर की कंडीशन सेम रहेगी, नहीं, उसके टायर में वेयर एंड टेयर हुआ होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट ऑन द सरफेस। उसी तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो तुम्हारा एनर्जी सिस्टम में जो भी एनर्जी दिए वो उस एनर्जी को वो ज्यादा डिसिपेट करेगा, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको इरिवर्सिबल ना करके रिवर्सिबल करने में फायदा है, और तभी हम Q2 को मिनिमाइज कर सकते हैं।
ठीक है। और रिवर्सिबल करने का मतलब क्वाजी स्टैटिक करना होगा, यानी कि इस इंजन को काफी केयरफुली बनाना होगा विथ ऑल दोज थिंग्स बीइंग टेकन केयर ऑफ, कि चेंजेस काफी स्लो स्लो हो, जो कि मैंने काफी डिस्कस किया है क्लासेस में। तो देखो, मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन जो है, मोस्ट एफिशिएंट, उसको कहते हैं कार्नेट इंजन। क्यों मोस्ट एफिशिएंट है ये? क्योंकि यहाँ पे भी प्रोसेस साइक्लिक होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी स्टेप्स होंगे प्रोसेस में वो सारे रिवर्सिबल है। ठीक है। अब देखो कौन कौन से प्रोसेस है, मैं तुम लोगों को इसका टेक्निकलिटीज बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज कर लो मेरा जो यहाँ पे जो सिस्टम था उसके अंदर क्या है, गैस है। ठीक है। और इस गैस का कुछ स्टेट होगा इनिशियली P1 V1 T1 ले लो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कार्नेट इंजन के अंदर सिस्टम उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो देखते हैं। 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहले गैस जो है स्टेट A से स्टेट B तक जाएगा। और किस प्रोसेस से जाएगा? ये है तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल है। डन। अब यहाँ पे देखो, ए पे वॉल्यूम क्या है V1, बी पे वॉल्यूम चलो P2 V2, टेम्परेचर सेम रहेगा T1, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का मतलब ही होता है टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो T1 ही रहेगा। नाउ इफ यू सी हियर केयरफुली, V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1, क्या होगा? जब गैस ए से बी तक जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? दिस इज पीवी कर्व, राइट? इफ यू कैन पार्टिसिपेट देन लेट मी नो। यस प्रज्ञा जडेजा, आर यू हियर? कौन सा प्रोसेस होगा ये? आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? अगर ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ये पॉइंट है, और बी पे वॉल्यूम क्या है, ये पॉइंट है। सो डेफिनेटली यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्लियरली यू कैन सी here volume is V1, here volume is V2, and clearly we can see V2 is greater than what? V2 is greater than V1. V2 is what? Greater than V1. So this is expansion, isothermal expansion. अब देखो इस प्रोसेस में होगा क्या। डन। हम लोग जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, इसको ब्लॉक डायग्राम में बोल रही हूँ। स्क्रीन में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वो? रिफ्रेश करो तुम लोग। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? वॉइस तो क्लियर है ना? तो तुम लोगों का नेटवर्क कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा आई गेस। लेट मी ज्वाइन थ्रू अनदर अकाउंट एंड चेक। हाँ, मैं चेक करती हूँ, एक सेकेंड रुको। इट शुड नॉट हैपन क्योंकि मैं काफी आगे बढ़ चुकी हूँ। प्रज्ञा, कैन यू लेट मी नो तुम्हारे पास क्या स्टेटस है? अच्छा, सेम। ओके, हियर आल्सो इट्स सेम। ओह माय गॉड, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? ओके, लेट मी डू वन थिंग ना, कभी कभी स्टक हो जाता है तो बताना चाहिए तुम लोगों को। एक काम करती हूँ, मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है? क्या किया तुम लोगों ने, पहले बताना था, मैं की होती। एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम प्लीज। अभी तुम लोग मुझे बताना दिख रहा है कि नहीं।
हाँ ना, तो बोलना था पहले। हे भगवान, क्या किया। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बताया। सो केल्विन प्लैंक, जब भी कोई दिक्कत हो ना, तुम लोग विदाउट हेजिटेशन मुझे बोल सकते हो। मैं तो इन चीजों के लिए कभी डांटती नहीं हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोग मुझे बेझिझक बता सकते हो, है ना। सो बताना चाहिए था पहले कि नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, बोलना था। हाँ, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी सिस्टम को जब हम हीट देते हैं वर्क करवाने के लिए, तो वो सारे के सारे हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता। दिस इज लिमिटेशन ऑफ एनी सिस्टम प्रेजेंट इन द नेचर। ये नेचर का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो यहाँ पे क्यू being given, energy being given can't be totally converted into work, इसका मतलब ये वर्क के बराबर नहीं हो सकता। और इन अनदर वर्ड वी कैन से कि सिस्टम से कुछ ना कुछ हीट बाहर चला जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ हीट वेस्ट होगा। सारे के सारे सारे को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि क्यू आउट कांट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो। देन दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और फिर हमने हीट इंजन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। सो हीट इंजन क्या होता है, उसके पास एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहीं से एनर्जी देते हैं, और वो सिस्टम का काम क्या होता है, हमें वर्क करके देता है। और अभी अभी हमने देखा कि अगर सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं और वो वर्क कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो लूज भी करेगा, और यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज किया है। डन। सो ओवरऑल अगर देखो तुम इस इंजन को, अभी तो स्टक नहीं है ना, हीट इंजन दिख रहा है तुम लोगों को, जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है। ओके, मेरे स्लाइड में तो आ रहा है, आ रहा है ना, चलो ठीक है। सो ओवरऑल क्या दिख रहा है, देखो T1 जहां से हीट हमने दिया उसको मैंने बुलाया हॉट रेजर्वायर। ठीक है, सो हॉट रेजर्वायर से हीट हमने दिया किसको, सिस्टम को। सिस्टम ने उस हीट का इस्तेमाल करके काम किया और कुछ हीट को वो बाहर फेंक दिया, और जहां बाहर फेंक रहा है मीन सराउंडिंग को दे रहा है। सराउंडिंग को मैं बुला रही हूँ कोल्ड रिजर्वायर। तो ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट Q1 ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे, हीट ट्रैवल कर रहा है T1 से T2, है ना। Q1 हीट दिया गया, पूरा ट्रैवल नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ का इस्तेमाल वर्क करने में हो रहा है, लेकिन एक हीट ट्रैवल कर रहा है T1 टेम्परेचर जो कि हाई टेम्परेचर है, टू T2 टेम्परेचर जो कि लो टेम्परेचर है। सो यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि हीट का फ्लो नेचुरली दिख रहा है T1 से T2. So T1 has to be greater than T2, and that is why I'm saying this is hot reservoir and this is cold reservoir. Further, I said हीट बिंग गिवन टू द सिस्टम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन। एंड वर्क गेटिंग डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एंड हीट गेटिंग रिलीज्ड बाय सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क बीइंग डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। सो यहाँ पे Q2 नेगेटिव हुआ, Q1 क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर गैस है, और ये सिस्टम Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेकर कुछ प्रोसेस के थ्रू वर्क कर रहा है, और वो प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस का सम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सारे प्रोसेस को मिलाकर वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। यानी कि हीट देने से पहले अगर यहाँ पे गैस का स्टेट ये था P1 V1 T1, तो हीट वर्क ये सारी चीजें हो जाने के बाद भी उसका स्टेट क्या होगा, P1 V1 T1 हो, साइक्लिक है। और साइक्लिक प्रोसेस में सिंस थर्मोडायनेमिक स्टेट सेम रह रहा है, यानी कि टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। कहने का मतलब कि तुम सिस्टम को, जैसे देखो हम हीट इंजन बना रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम है हीट को मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, सिस्टम अपनी एनर्जी बढ़ाने में वो हीट को यूज करे, है ना। हम चाहेंगे कि उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, क्योंकि अगर वो बढ़ता है तो Q1 का कुछ हीट सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, कुछ वर्क करने में चला जाएगा, और कुछ इन्वायरमेंट को चला जाएगा, सो ज्यादा लॉस है। डन। इसलिए हम सिस्टम को क्या रख रहे हैं, साइक्लिक, सो दैट
एक लॉस को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, दैट इज हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि Q1 का कोई भी अमाउंट सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वाई साइक्लिक. सो if we apply thermodynamics first law to this system, then you can see delta Q क्या होता है, delta U plus W. thermodynamics का first law, delta U 0 है यहाँ पे. So work done will become equal to delta Q. Delta Q को क्या लिखोगे आप? Heat being given to the system plus Q1, heat coming out of the system minus Q2. So overall system को कितना heat दे रहे हो? Q1 minus Q2. So W is Q1 minus Q2. उसके बाद पहले क्लास में भी मैंने efficiency बताया था, output by input. हीट इंजन का आउटपुट क्या है? हमें हीट इंजन से क्या चाहिए? वर्क. तो आउटपुट है वर्क. हम हीट इंजन को क्या दे रहे हैं? एनर्जी. कौन सा? Q1 या Q2? Q1. So W by Q1 is the efficiency of heat engine. So Q1 minus Q2 by Q1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा एफिशिएंसी, राइट. W को क्या लिखोगे? Q1 माइनस Q2, यहाँ पे दिख रहा है हमें. सो 1 माइनस Q2 by Q1. डन. उसके बाद मैंने बोला कि कार्नट इंजन का हमें हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या आया? E आया 1 माइनस Q2 by Q1. एफिशिएंसी कांट बी इक्वल टू 1 क्योंकि Q2 कांट बी इक्वल टू 0, है ना. तो एफिशिएंसी 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग एफिशिएंसी क्लोजर टू 1, लेस देन 1 बट क्लोजर टू इट. और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा हो वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, क्योंकि इरिवर्सिबल इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन कंटेनिंग सरफेस. वहां पे डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, वहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा होता है. इसलिए सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल है. ठीक है. अब चलो, कार्नट इंजन एक ऐसा इंजन है, ये भी एक हीट इंजन है जो मोस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि इसको बनाया गया है रिवर्सिबल प्रोसेस का इस्तेमाल करके. और उस रिवर्सिबल प्रोसेस में 4 स्टेप है, A to B, B to C, C to D एंड D to A. अभी आया नहीं क्या? फिर से स्टक हो गया है. यू कांट सी ABCD ना? देख पा रहे हो क्या तुम लोग? क्या हो रहा है आज पता नहीं. नो मैम. यस. Let me say it again then. क्यों हो रहा है? I'm unable to understand actually. Okay. Anyway, we will do it again. It will hardly take a second, है ना? जैसे ही नहीं दिख रहा हो वैसे ही मुझे बता दिया करो, ठीक है? मोर हेल्पफुल होगा, है ना? एक सेकेंड. अच्छा, ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा हो, या पहली बार ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम लोग बताते नहीं हो तो क्या पता. अच्छा, पहली बार हो रहा है. ओके, ठीक है, अभी दिख रहा है ना? सो ये है तुम्हारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस. ठीक है. सो कार्नट इंजन क्या है तुम्हारा? कार्नट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन. ओके. और ये किससे बना हुआ है? इसके अंदर जो सिस्टम है वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस 4 स्टेप का सम है. सो इनिशियली सिस्टम कहाँ है? ए पॉइंट पे है. ए पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर क्या है? ए पॉइंट पे प्रेशर है तुम्हारा P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, और वो कहां से कहां जा रहा है? A से B जा रहा है. सो दिस प्रोसेस इज व्हाट? दिस प्रोसेस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. सो पहला स्टेप क्या होगा? इसको स्टेप 1 बुलाओ. स्टेप 1 हमारा क्या है? इसको हम कह सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन. कह सकते हैं ना? दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन ही तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम 1 पे A पे V1 है, B पे V2 है, V2 इज ग्रेटर देन V1, सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. अब चलो इस प्रोसेस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. हर प्रोसेस में तुम्हें बस 2 काम करना है. एक काम ये करना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखनी है, और दूसरा काम ये करना है कि तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है. ठीक है. सो मैं पहला काम करती हूँ. फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं?
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। सो अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो डेल्टा यू तो जीरो होगा, यहाँ पे डेल्टा यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर है कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, चेंज इज जीरो। इसका मतलब डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि वर्क डन के बराबर होगा। और यहाँ पे वर्क कैसा हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो बताओ। इस प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ओके, अगेन मैं लिख रही हूँ बट जा नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज टू बैड, रियली फ्रस्ट्रेटेड नाउ। कैन यू सी नाउ, ठीक है। सो मुझे कॉन्स्टेंटली वॉच करना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाई दिस इज। ओके, सो मुझे ये बताओ डेल्टा क्यू है, अच्छा अभी जा रहा है, अभी जो भी मैं लिख रही हूँ वो दिख रहा है, ठीक है। सो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर है। मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रोसेस फर्स्ट जो है ए बी है, उसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने कोई भी सिस्टम लिया, इसके अंदर गैस है, ठीक है, पहले गैस यहां तक था, तुमने इसको कुछ एनर्जी दिया, और ये जो सरफेस था वो यहां तक आ गया, सो यहाँ से यहाँ मूव किया, डन, दिस इज एक्सपेंशन। एंड हियर वर्क कौन कर रहा है, तुम तो वर्क नहीं कर रहे हैं ना इस पे, ये खुद एक्सपैंड कर रहा है, सो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर तुमने सपोज ये किया होता, हीट नहीं दिया होता, इसके ऊपर कुछ ऐसे वर्क किया होता, तो क्या होता, तुम वर्क कर रहे हो, ये कंप्रेस होता ना। सो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ सिस्टम इज एक्सपैंडिंग इट मींस वर्क इज गेटिंग डन बाय द सिस्टम, and if system is compressing it means you are doing work on the system, ठीक है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कैन है, एक बलून है, ठीक है, बलून को तुम्हें क्या करना है, बलून मत लो, बलून से समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे एक कैन ले लो जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका लिड है जो कि एक्सपैंडेबल है, उसको तुम एक्सपैंड कर सकते हो, डन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सपोज करो तुम इसके वॉल्यूम को कंप्रेस करना चाहते हो, तो तुम इसके ऊपर अपने हाथ को रखोगे और उसको ऐसे दबाओगे तो कंप्रेस हो जाए, यू आर डूइंग द वर्क। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, कॉम्प्रेशन, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर ये एक्सपैंड करेगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू गिव इट एनर्जी। अगर मैंने इसको एनर्जी दिया तो ये अपने आप एक्सपैंड करेगा, एंड एक्सपेंशन इज वर्क गेटिंग डन बाय द सिस्टम, दैट इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव, सो यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जो हीट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि W किसके बराबर है, हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ए बी। सो प्रोसेस ए बी में जो हीट इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव है, कहने का मतलब वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम। सो इस प्रोसेस में हीट क्या करेगा, सिस्टम में एंटर करेगा, क्यू इन, ठीक है, एंटर किया। जैसे यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस में बताया था कि जो हीट इंजन है, कार्नट इंजन भी हीट इंजन है, उस सिस्टम को हम हीट देते हैं, डन। सो हीट देंगे किसी प्रोसेस में, और यहाँ पे देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला जो प्रोसेस है उसमें हम हीट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू इन का साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब चलो बीसी पे फोकस करते हैं, दिस इज प्रोसेस टू। सो प्रोसेस टू की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा प्रोसेस होता है, ये होता है तुम्हारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये तुम्हारा क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तुम लोगों को पता है
सी पे चलो ले लेते हैं, P3 V3 T2, टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ना तो बाहर जाता है ना ही अंदर आता है। सो दिस इज एडियाबेटिक थिंग, और गैस एक्सपैंड कर रहा है। डन। सो यहाँ पे तुम एक सिस्टम ले लो, देखो प्रोसेस को ना तोड़ तोड़ कर समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन डूइंग मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे तुम सोचो, तुम्हारे पास ये गैस है, ठीक है, ये डायथर्मिक वॉल, सॉरी एडियाबेटिक वॉल है, हीट ना तो अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, लेकिन इस गैस को एक्सपैंड करना है, यानी कि तुमने गैस को एनर्जी नहीं दिया, लेकिन तुम चाहते हो कि गैस एक्सपैंड करे, तो गैस क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लेगा, ठीक है, और एक्सपैंड करेगा, यानी कि वो अपनी एनर्जी जो भी उसके पास था उसको खर्च करेगा, और उसको खर्च करके वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पे तुम विदाउट गोइंग इनटू मैथमेटिक्स यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, कि प्रोसेस बी सी में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होगा, घटेगा, यानी कि टेम्परेचर घटेगा, है ना, इंटरनल एनर्जी मीन्स टेम्परेचर। सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, T2 कम होने वाला है यहाँ पे। सो इस प्रोसेस में क्या होगा, एक्सपैंड हो रहा है और इंटरनल एनर्जी के हेल्प से वो एक्सपैंड हो रहा है। डन। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप यूज करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, एंड यू कैन सी हियर डेल्टा क्यू इज 0, सो W वर्क डन जो कि पॉजिटिव है विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। सो वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, और डेल्टा यू अपने आप में इनहेरेंटली नेगेटिव है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। सो इनहेरेंटली नेगेटिव with negative sign will become positive and that is work done, क्योंकि यहाँ expansion हो रहा है तो work done positive होगा। Again formula you can use here, क्योंकि adiabatic expansion का formula मैंने तुम लोगों को बताया है, you can put that formula, calculate delta U, right? But by looking at it you can say T1 will be greater than T2. Again come back to process CD, CD को थर्ड बुलाती हूं मैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अब गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तुम ध्यान से देखो, सी से डी जब जाओगे तो प्रेशर डेफिनेटली घट रहा है। सो यहाँ पे P4 V4, अगेन टेम्परेचर T2 ही रहेगा क्योंकि ये आइसोथर्मल है, ठीक है, एंड दिस इज कॉम्प्रेशन, अगेन आइसोथर्मल है, डेल्टा यू क्या रहेगा, 0। नाउ इफ यू आर गोइंग टू यूज हियर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, W, क्योंकि प्लस डेल्टा यू करोगे ये तो तुम्हारा क्या है, 0, क्योंकि दिस प्रोसेस इज व्हाट, आइसोथर्मल, राइट। सो नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू W। अब यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, बट 3 स्टेप में हीट का ट्रांसफर होगा और वो वर्क डन के बराबर होगा। अब साइन पे देखते हैं, मुझे बस यहाँ पे साइन से मतलब है। सो वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, अब मुझे बताओ, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव, yes, come on, Parul, Pragna, Jadeja, negative, yes. So this is compression, work done is negative, यानी कि Q भी क्या होगा, नेगेटिव, और Q नेगेटिव का मतलब समझते हो, हीट हम सिस्टम को दे नहीं रहे, सिस्टम से बाहर आ रहा है, तो इसका करेक्ट डायग्राम अगर बनाओगे तो यहाँ पे Q इन हुआ और थर्ड प्रोसेस में हीट क्या जा रहा है, बाहर, Q out. So this Q in is Q1 previous diagram and this Q out is Q2, ठीक है। अब थर्ड फोर्थ प्रोसेस कैसा होगा, अगेन बी से ए, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, डन, और वापस से वो कहाँ चला जाएगा, P1 V1 T1 पे, डन। तो चलो यहाँ पे फिर से डायग्राम में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगेन तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसने प्रोसेस को मैंने डायग्राम गलत ले लिया क्या, ओके, here the diagram is wrong, okay, let me make it isothermal 1 to PV curve, why I took this, okay, डन है। यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट स्टेप में हीट इन हो रहा था और यहाँ पे हीट क्या होगा, इन हुआ सिस्टम में, और यहाँ पे हीट क्या होगा, आउट होगा, ठीक है।
डन। सो हमारा ग्राफ कैसा था, 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से 3 एडियाबेटिक कंप्रेशन, 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड 4 से 1, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, 4 से 1 तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन की अगर तुम बात करोगे तो इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हमने प्रेशर को क्या लिया था, P3 लिखा था ना, क्या लिखा था, सॉरी P4 V4 T2, ठीक है। सो यहाँ पे P4 V4 T2 और वापस वो कहाँ आएगा, P1 V1 T1 पे आएगा। डन। सो टेम्परेचर क्या होगा, अब बढ़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हुआ है, यानी कि जो गैस का सिस्टम था उसकी सर्टेन इंटरनल एनर्जी है और उसको हीट बाहर से नहीं मिल रहा, वो कंप्रेस हो रहा है अपने आप में, यानी कि वर्क उस पे हो रहा है। और यहाँ पे जब वर्क उस पे हो रहा है, डन, हीट बाहर नहीं जा सकता, तो जो भी उस पे वर्क हुआ वो सारा का सारा वर्क किस में यूज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखोगे। डेल्टा क्यू तो जीरो है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू। अब देखो ये कॉम्प्रेशन है, वर्क डन इनहेरेंटली नेगेटिव है, सो ओवरऑल नेगेटिव ऑफ इनहेरेंटली नेगेटिव थिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, टेम्परेचर विल राइज बिकॉज इस सिस्टम पे काम हो रहा है और वो सारा का सारा काम गैस की एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा। सो इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा एंड अगेन वो T1 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मैंने पहले लिखा था तुम लोगों को, लिखा था यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2। सो अगर वो T2 से T1 वापस जा रहा है यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, and that is happening in this process. So overall if you see in this process, this is same as what I have drawn before, कि यहाँ पे एक T1 टेम्परेचर है, ये T2 था, हॉट रिजर्वायर, राइट। सो दो टेम्परेचर पे ये सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, T1 और T2, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 को हॉट रिजर्वायर बोलोगे, T2 को कोल्ड रिजर्वायर बोलोगे, ठीक है। सो T1 टेम्परेचर पे हीट क्या होगा, सिस्टम पे एंटर करेगा। यहाँ पे देखो T1 टेम्परेचर पे Q इन किया था सिस्टम में, है ना। सो दिस इज Q इन, और T2 टेम्परेचर पे हीट क्या हो जाएगा, देखो T2 टेम्परेचर, यहाँ पे T2 ही टेम्परेचर था ना इस प्रोसेस में 3 से 4 में। सो इस प्रोसेस में तुम्हारा हीट क्या होगा, बाहर जाएगा, और ओवरऑल इन सारे प्रोसेस को मिलाकर कुछ नेट वर्क हो रहा है, दिस इज W। डन। एंड इफ यू गो ऑन टू डिफाइन द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे अभी, वो लिखेंगे आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट इज वर्क डन, इनपुट इज क्यू इन, डन, दैट इज इनपुट, क्या दे रहे हैं, क्यू इन। सो वर्क डन किसके बराबर है, क्यू इन माइनस क्यू आउट, वो हम पहले भी कर चुके हैं, बाई क्यू इन, ठीक है। सो ये किसके बराबर है, 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन, यानी कि Q2 बाई Q1। और जब तुम लोग मैथमेटिक्स यूज करोगे, कौन सा मैथमेटिक्स, तुम लोग इसके लिए प्लीज एनसीईआरटी रेफर करना, वहां पे हर पेज जो कार्नट इंजन पढ़ाया गया है उसमें जो भी मैंने प्रोसेस 1 लिखा है वहां पे वर्क डन को प्रॉपरली लिखेगा, फॉर्मूला 2 में भी फॉर्मूला लिखेगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी भी गामा कांस्टेंट, टी भी गामा -1 कांस्टेंट, उन सारी चीजों को यूज करके उन्होंने ये प्रूफ किया है कि जो तुम्हारा Q आउट होगा बाई Q इन, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा T2 बाई T1। यानी कि Q इन किस पे हो रहा है, T1 टेम्परेचर पे हो रहा है तो T1, Q आउट किस पे हो रहा है, T2 पे हो रहा है तो T2, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी को लिख सकते हो 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। दिस इज योर कार्नेट इंजन एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ओनली मैथमेटिक्स I didn't do because this is very easy, you can look there and you can have it done, नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। अब आप वो कर सकते हो। अब देखो मैंने क्लाउजियस स्टेटमेंट बताया था, मैंने ये बोला था कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट है। जैसे चाय है, चाय अगर गर्म चाय है 70 डिग्री पे है तो वो अपने आप तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली किस में चला जाएगा, नेचुरली 25 डिग्री पे चला जाएगा विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। लेकिन अगर एक 25 डिग्री पे चाय है और उसे अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, यानी कि
तुम चाय पीना भूल गए और तुम उसको गर्म करना चाहते हो 70 डिग्री पे, यू कांट डू इट नेचुरली, दिस इज अननेचुरल प्रोसेस। रखे रखे ये काम नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 25 डिग्री वाले चाय को वापस से केतली में डालना पड़ेगा, तुम्हें ओवन पे रखना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा थोड़ी देर, यानी कि तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। तो क्लॉजियस ने यही कहा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर इज नेचुरली पॉसिबल, बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वो भी 25, सपोज कर लो ये तुम्हारा 23 डिग्री पे, ठीक है, और एटमॉस्फेयर है 25 डिग्री पे। सो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे ये जो सेकेंड प्रोसेस मैंने बोला ये नेचुरली तुम्हारा नहीं होगा। कहने का मतलब कि चाय, ठंडी चाय की कप अपने आप गर्म नहीं हो जाएगा, यू नीड टू डू थिंग्स। सिमिलरली अगर तुम्हें कोई चीज को और ठंडा करना है, जैसे ये 25 डिग्री पे पहुंच गया, तुम्हें आइस टी बनानी है, इसको और ठंडा करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो इन्वायरमेंट है वो 25 डिग्री पे है, वो इससे अब और हीट निकालेगा, नहीं निकालेगा। डन। सो कोल्डर चीज को और कोल्ड करना नेचुरली पॉसिबल नहीं है, फॉर दैट यू नीड टू डू वर्क। सो सिंपल है, क्लॉजियस का स्टेटमेंट ये है कि यू कांट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दिस इज क्लॉजियस स्टेटमेंट। और इसके लिए हमने दो चीज पढ़ा, एक रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का काम सिंपल है कि सपोज कर लो ये मेरा रेफ्रिजरेटर का पोर्शन है जहां पे हमने चाय की एक और मिल्क रखा हमने, जिसको मुझे फ्रीज करना है। ठीक है, सो मिल्क फ्रीज कैसे होगा? इससे क्या निकालना होगा? हीट निकालना होगा, है ना। हम लोग कहते हैं ना रेफ्रिजरेटर रखना अच्छी चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली रेफ्रिजरेटर करता ये है कि इस मिल्क से उसने हीट निकाला Q2 अमाउंट ऑफ सपोज, और वो हीट निकालकर इस सिस्टम को दिया। ठीक है, और ये हीट निकालना नेचुरली पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, और फाइनली वो हीट किसको दे देगा? बाहर। या फिर अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम ऐसे समझो कि मिल्क से हमने हीट निकाला और किसको दे दिया? सराउंडिंग को। ये है तुम्हारा सराउंडिंग। सो हमने हीट निकाला और हीट का कुछ मैक्सिमम पोर्शन कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में। So what we are doing here, we are extracting heat out of a system and giving it to environment. So इस वजह से हमारा environment काफी ज्यादा गर्म भी होता है। ये जो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सब रखने से क्या है? प्रॉब्लम है, सराउंडिंग में हीट को हम रिलीज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में एडिशन हो रहा है, इसलिए नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, और ये सत्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लॉजियस स्टेटमेंट कैसे यूज होगा। यू आर एक्सट्रैक्टिंग हीट आउट ऑफ अ सिस्टम। हीट को ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फॉर दैट यू नीड टू डू वर्क। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर देख लो कितना होगा, सपोज कर लो 3 डिग्री पे तुमने सेट कर रखा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। सो तुम हीट कहाँ से निकाल रहे हो? 3 डिग्री से निकाल रहे हो, और किसको दे रहे हो? 25 डिग्री पे। सो हीट का फ्लो करवा रहे हो 3 डिग्री से 25 डिग्री, लो से हाई टेम्परेचर, नॉट नेचुरली पॉसिबल। सो यू नीड टू डू वर्क ऑन द सिस्टम। सो रेफ्रिजरेटर का जो भी मशीन है, दैट इज सिस्टम हियर, उस पे क्या होता है? वर्क होता है, और यही वर्क ये काम पॉसिबल कर पा रहा है। सो दिस इज हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क। और रेफ्रिजरेटर में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज हॉट रिजर्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें चीजों को ठंडी करनी है ना रेफ्रिजरेटर में, सो यहाँ पे रखेंगे। इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? अगेन आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। सो व्हाट इज द आउटपुट हियर? क्या मिल रहा है हमें? क्या चाहिए हमें? हमें ये चाहिए कि रेफ्रिजरेटर से हम हीट निकाल पाए। सो आउटपुट इज योर व्हाट? Q2 here, and input is what we are giving it to, we are doing work on the system, so this is W,
Q2/W is the coefficient of performance in case of refrigerator. So कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी जब तुम्हें लिखना हो तो सिंपल याद रखो, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट कैसे पहचानोगे? आउटपुट पहचानने का सिंपल तरीका है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अगर रेफ्रिजरेटर है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हीट को निकालना, ठीक है. सो Q2 एंड दे क्या रहे हो, हीट निकलेगा यूं ही नहीं, क्योंकि कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, वर्क करना पड़ेगा. सो Q2/W. अब देखो क्लॉजियस स्टेटमेंट पे ही एक चीज और काम करता है, दैट इज योर हीट पंप. सो ठंडी के दिनों में लोग रूम पे रखते हैं, हीट पंप रखते हैं. इसका क्या काम है? इसका सिंपल है, हर जगह मैं ग्राफ ब्लॉक डायग्राम सेम बना रही हूँ. ये है तुम्हारा T1, ये है T2. हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, नाम चेंज नहीं होगा. मैंने Q1 Q2 नोटिफिकेशन भी चेंज नहीं किया है, तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो. अब चलो हीट पंप की बात करते हैं. जैसे मैं इस कमरे में बैठी हूँ, ठीक है. सपोज मेरे कमरे में हीट पंप लगा है. सो हीट पंप क्या कर रहा है? बाहर बहुत ठंडी है, अंदर मेरा कमरा गर्म है. सो वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि बाहर बाहर जो T1 है, ठीक है, वहां से वो क्या है, ठंडा है, बाहर काफी ठंडा है, वहां से हीट को निकाल कर वो वापस जैसे एक काम करो, इसको और सही से समझो तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, जैसे हमने अभी भी ड्रॉ किया है. ऐसे बना लो Q2, ऐसे बना लो Q1, और यहाँ पे रख दो W. यानी कि सेम एज रेफ्रिजरेटर मैंने डायग्राम बनाया है, ओनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है. अभी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये है मेरा रूम, ये है, ठीक है. अभी रूम क्या हो गया? ये हो गया. अब इसको सराउंडिंग की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज माई रूम. रूम का टेम्परेचर क्या रखना है? ज्यादा रखना है, इसलिए हॉट रिजर्वायर हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. डन. और T2 इस केस में क्या बन गया? सराउंडिंग. T2 क्या बन गया? सराउंडिंग. अब हीट पंप करता क्या है? मेरे कमरे के बाहर ज्यादा ठंड है, अंदर कम ठंडा है, यानी कि अंदर गर्म है, बाहर कोल्ड है. सो सिस्टम ये करेगा कि कोल्ड एटमॉस्फेयर जो है उसी से और हीट निकाल रहा है और मुझे मेरे कमरे में हीट दे रहा है. यानी कि हीट का ट्रांसफर कोल्ड टू हाई हो रहा है. इसके लिए सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा? वर्क. सो हीट पंप भी क्या करता है? रूम को गर्म रखता है. कैसे? सराउंडिंग से, जो कि कोल्ड है, उसी से वो और हीट को निकाल लेता है और मुझे देता है. ठीक है. सो हियर आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? दिस रूम and this hot reservoir. Cold reservoir is here becoming surrounding, and since यहाँ पे भी heat transfer कोल्ड से हॉट की तरफ हो रहा है, इसलिए सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा. एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा तुम्हारा? अगेन आउटपुट बाय इनपुट. मैंने तुम लोगों को बोला है आउटपुट कैसे पहचानना है. कैसे पहचानते हैं? आउटपुट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अभी ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे कितना हीट दिया जा रहा है? Q1. सो आउटपुट Q1 होगा, इनपुट अगेन W. ठीक है. सो देखो, अगर रेफ्रिजरेटर है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंट लिखोगे, और अगर तुम्हारा हीट पंप है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंट लिखोगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है. रेफ्रिजरेटर में हमारा इंटरेस्ट कोल्ड रिजर्वायर में है, क्योंकि हम कोल्ड टेम्परेचर पे चीजों को रखे, उससे हीट को निकाल रहे हैं. डन. एंड हियर हॉट रिजर्वायर इज द सराउंडिंग, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज द रूम. ठीक है. एवरीवन क्लियर विद दिस थिंग? If yes, then let me know. किसी को डाउट है? चलो जल्दी से बता दो. Okay. Should I move ahead? So what we studied here, we studied heat engine, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर या हीट पंप. ठीक है. हीट इंजन में हमने क्या किया? हीट दिया और उसका कुछ
हीट का मैक्सिमम अमाउंट वर्क करने में चला गया, बट कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग को क्या हो रहा है, फेंका जा रहा है, एंड दिस इज योर हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में क्या हो रहा है, वी आर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, एंड दैट इज व्हाई वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। एंड रेफ्रिजरेटर में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर होता है, और हीट पंप में अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरा हॉट रिजर्वायर होता है। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर लिखोगे तो Q1 by W लिखोगे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखोगे तो Q2 by W लिखोगे। And here efficiency is equal to how much? That is output, that is W by Q1. So 1 minus Q2 by Q1 या फिर 1 minus T2 by T1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इससे हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा। एक्चुअली आज के क्लास में मैं तुम लोगों को बस ये बता दूं कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक गैस है, कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, है ना। ओवरऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गैसेस पार्टिकल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, व्हाट इज द प्रेशर गेटिंग एक्सर्टेड, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक गैस पार्टिकल को पिक करेंगे, ठीक है, और इंडिविजुअली उस गैस पार्टिकल को मैं पढ़ूंगी। डन, यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गैस पार्टिकल है वो उसका इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगा, वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा, मतलब व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस प्रेशर, दैट वी विल रीड। ठीक है, देन सो अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़े थे। ओवरऑल जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रेशर का बेसिकली ओरिजिन क्या है, और वहां पे जो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस है एट टी टेम्परेचर, उसका एनर्जी क्या है। ओवरऑल हमने इंटरनल एनर्जी की बात करी, बट हमने ये नहीं पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का ये या एक एटम ऑफ गैस का इंटरनल एनर्जी क्या होगा। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं इंडिविजुअल गैस को पढ़ते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गैस की स्टडी करते हैं। देन जिस तरह से हम मैकेनिक्स में कोई भी एटम, कोई भी बॉल ले लो, कोई भी मास ले लो, उसकी वेलोसिटी v है तो मोमेंटम क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, अगर वो किसी वॉल को हिट करता है तो वो कितना प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन चेंज इन मोमेंटम। सेम थिंग वी विल रेप्लिकेट टू gases. Again, it's not that easier, but it can be made easier by making certain assumption, right? और हमारा assumption क्या है, हम assume ये करेंगे कि जो कंटेनर है उसके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा छोटा होगा। पहली चीज तो हम ये अज्यूम करेंगे। उसके बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि गैस कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है, क्लोज टू इंफिनिटी वी कैन से। और हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल या एटम को एक स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, और जो भी कोलिजन हो रहा होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, उस कोलिजन को इलास्टिक मानकर चलेंगे, और यहाँ पे इनके मोशन के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज करेंगे, यानी कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करेंगे। Then, so actually these are assumptions, but these are not fact, है ना। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि एक एटम का वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, है तो कुछ तो है, क्योंकि वो एटम है उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर। सो अगर इतना भी रेडियस है तो कुछ तो वॉल्यूम है, बट वी विल ट्रीट की नेग्लिजिबल है। सो दीज आर असम्पशन फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजियर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो अब तक तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ेंगे, एंड दैट आई विल मेक वेरी इजी फॉर यू पीपल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑलमोस्ट फिनिश इट। ठीक है, सो बिफोर दिस सैटरडे संडे क्लास, जिस क्लास में तुम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा होगा इन सारे टॉपिक से,
तो हमारे एंड से भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद we will discuss कि क्या पढ़ना है। Done? Anyone having any doubt over here? If you have, let me know. किसी को डाउट है? ओके ओके, नो मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नो वन हैविंग नो डाउट? सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? एनीवन हैविंग